नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में। तो कैसे हैं आप? आइए कुछ और पढ़ते हैं हिंदुइज्म के बारे में, जिसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैंने सोचा इस पर भी एक लेक्चर बना दिया जाए। तो आज हम पढ़ेंगे मैरिजेस और संस्कार के बारे में। ठीक है, हिंदुइज्म में कितनी तरह की मैरिजेस मानी गई हैं और क्या संस्कार माने गए हैं। ठीक है, कौन बताता है? गृहसूत्रास। ठीक है, तो सबसे पहली जो मैरिज की टाइप है उसको हम ब्रह्म विवाह बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था एक्चुअली वैदिक टाइम्स में कि कोई भी जो फादर होता था बेटी का, वो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढता था जो जिसको वेदास आते हों, लर्नड मैन। और अगर उसको लगता था कि हाँ वो उस बंदा सूटेबल है उसकी बेटी के लिए, तो उससे शादी की जाती थी कुछ गिफ्ट्स के साथ में। ठीक है, तो ये जिसको आप अरेंज मैरिज बोल सकते हैं आज की डेट में जो होती है। तो इट इज़ अ मैरिज विद अ गर्ल प्लस डॉरी इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, एंड डॉरी इज इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट, राइट। तो इस वाली मैरिज को बेस्ट माना गया है हिंदुइज्म में, और ये अभी भी होती है अरेंज्ड मैरिज के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इज दैव विवाह। होता क्या था, जैसे कोई प्रीस्ट अगर घर में पुराने समय में यज्ञ करता था तो उसकी जो फ़ी हुआ करती थी उसके बदले में अपनी बेटी की शादी कर दिया करते थे लोग। ठीक है, तो ऐसी वाली मैरिज को बोलते थे दैव विवाह। ठीक, नेक्स्ट इज अर्श विवाह। इसमें क्या होता था, जो बेटी का फादर होता था वो अपनी बेटी को पैसे लेकर ग्रूम से, ठीक है, दूल्हे से पैसे लेकर तब उसके साथ शादी कर दिया करते थे। तो इट वाज लाइक सेलिंग ऑफ डॉटर। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या होता था, गर्ल विदाउट डिमांडिंग प्राइस, जो शादी की जाती थी उसमें पैसे नहीं मांगे जाते थे, बट जो ब्राइड ग्रूम का फादर होता था वो ये प्रॉमिस करता था कि जो आपका ग्रूम है ही विल फुलफिल हिज ड्यूटीज़ एंड डीड्स। ठीक है, तो इस प्रॉमिस के आधार पर शादी कर दी जाती थी। उस मैरिज को हम बोलते थे प्रजापत्य विवाह। ठीक है, गंधर्व मैरिज, गंधर्व विवाह जिसको कह सकते हैं आप, ये बिल्कुल जो आज की डेट में लव मैरिज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बोथ द पर्सन हु आर मैरिंग दे नो ईच अदर बिफोर मैरिज एंड दे लव ईच अदर। ठीक है, तो ये पहले टाइम में भी हुआ करती थी। नेक्स्ट इज असुरा विवाह। इसमें क्या होता था कि किसी खरीदी हुई लड़की के साथ जब कोई मैरिज करता था, ठीक है, उसको बोलते थे असुर विवाह। ठीक, नेक्स्ट वाज राक्षस विवाह। इसमें क्या होता था, अगर कोई पर्सन किसी राजा को हरा देता था तो जो उसकी बेटी होती थी या तो वो उससे शादी कर ले, या फिर किसी लड़की को एबडक्ट करके, अगवा करके, या तो फिर किडनैप करके अगर उसके साथ शादी की जा रही है तो उस मैरिज को बोलते थे राक्षस विवाह। ठीक है, नेक्स्ट इज पैशाच विवाह। अगर किसी गर्ल के साथ मैरिज की जाती थी आफ्टर रेप, ठीक है, तो उसको बोलते थे पैशाच विवाह। और ये जो पैशाच विवाह है ये दिस वाज वर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बुरा माना गया है इसको। ठीक है, ये जो आपकी ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह और प्रजापत्य विवाह है, ये वैलिड मैरिजेज माना गया है इनको। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं संस्कार के बारे में। संस्कार होते क्या हैं? एक्चुअली दीज आर, आप बुक में पढ़ेंगे तो दीज आर राइट्स ऑफ पैसेज। राइट्स ऑफ पैसेज मतलब किसी भी इंसान की लाइफ में आप ये कह सकते हैं कि जब भी इंसान एक स्टेज से दूसरे स्टेज में एंटर करता है तो कुछ सेरेमनीज होती हैं। ठीक है, तो इंसान की लाइफ कब से शुरू होती है? जब से वो कंसीव होता है, जब से उसका गर्भाधान होता है। ठीक है, तो तब से और जब तक उसकी मृत्यु के बाद अंत्येष्टि की जाती है तब तक हिंदुइज्म में उसके जन्म में 16 संस्कार माने गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो? गर्भाधान, सभी समझ गए होंगे। जब बच्चा किसी महिला के गर्भ में प्रवेश करता है तो गर्भाधान संस्कार माना गया है। नेक्स्ट इज पुंसावना, ये 3rd मंथ में होता है। ठीक है, आफ्टर गेटिंग प्रेग्नेंट। किस लिए? इसमें प्रे की जाती है कि जो महिला है उसको बेबी बॉय पैदा हो। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले टाइम में बॉयज़ को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट इज सीमांतोनयन। ये क्या था कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी उसको बुराइयों से बचाने के लिए ये संस्कार किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट इज जातकर्मा,
चौथा संस्कार ये होता है जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। पांचवा संस्कार नामकरण, कौन से दिन माना गया है? 10वें दिन। जब बच्चे का जन्म हो गया उसके 10वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है उसका, ठीक है। छठा संस्कार इज निष्क्रमण संस्कार, कब होता है? जब बच्चा पहली बार आंगन में निकाला जाता है, ठीक है। सातवां संस्कार अन्नप्रसन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे को पहली बार उसके मुंह से अन्न लगाया जाता है, ठीक है। आठवां संस्कार चूड़ा कर्म संस्कार, जिस दिन उसके पहले बार बाल कट किए जाते हैं, ठीक है। ये कब होती है ये रस्म? जब बच्चा 1 से 3 साल तक का होता है, उस बीच में कभी भी। नौवां संस्कार जो माना गया है वो है कर्ण बेधन, ठीक है। पहले आप देखते होंगे कान जरूर बींधे जाते थे, ठीक है, तो ये संस्कार हुआ करता था। 10वां संस्कार विद्या आरंभ, कौन से बच्चे के जन्म के कौन से साल में? 5वें साल में माना गया है कि बच्चे की जो पढ़ाई है उसे शुरू कर देना चाहिए। आज की डेट में भी आप देखते हैं कि 5 साल में ही बच्चे का एडमिशन होता है फर्स्ट क्लास में, ठीक है, तो ये परंपरा चली आ रही है। 11वां संस्कार माना गया है उपनयन संस्कार, ठीक है। ये कब शुरू होता है? जब बच्चे की ब्रह्मचर्य लाइफ शुरू होती है, ठीक है, यानी कि जब बच्चा पढ़ाई के लिए गुरुकुल में जाया करता था तो माना जाता था कि वो अपनी ब्रह्मचर्य लाइफ में प्रवेश कर चुका है, ब्रह्मचर्य जीवन में, ठीक है। 12वां संस्कार माना गया है वेद आरंभा, जब उसकी पढ़ाई शुरू होती थी, ठीक है, जब गुरुकुल में वो वेदों को पढ़ना शुरू करता था तो माना गया है कि वेद आरंभ संस्कार उसका हो गया। 13वां है समावर्तना, ठीक है, इसको स्नान संस्कार भी बोलते हैं। स्नान संस्कार जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटता था, ठीक है, और ये एंड होता था ब्रह्मचर्य लाइफ का, ठीक है। इसके बाद 14वां संस्कार विवाह संस्कार, जब बच्चे का विवाह किया जाता है। 15वां संस्कार वानप्रस्थ, जब वो अपना गृहस्थ जीवन पूरा करके वन में जाता था तपस्या करने के लिए, ठीक है। और जो 16वां संस्कार है वो अंत्येष्टि, जो मरने के बाद किया जाता है, ठीक है। तो आइए कुछ फैक्ट्स और पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड को कौन सी खोज सेपरेट करती थी? आयरन की खोज, लोहे की, ठीक है। और हमारे भारत में सबसे पहले लोहा कहाँ मिला है? अतरंजी खेड़ा नाम की जगह है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर मिला है, ठीक है। ऋग्वेदा में देखिए, ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। शायद मैंने जब आपको बताया था मैंने उसमें रिलीजियस इसको लिखा था ओल्डेस्ट टेक्स्ट। ऋग्वेदा ओल्डेस्ट टेक्स्ट की जगह आप इसको ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा तो अर्ली जो राइटिंग्स थी उनमें था, उसके बाद में जब आर्यंस ने लिखा फर्दर तो उन्होंने गंडक रिवर को सदानीरा रिवर के नाम से लिखा है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा सदानीरा रिवर कौन सी रिवर को कहा गया है, तो आपका आंसर होगा गंडक रिवर, ठीक है। और मोस्ट पायस रिवर किसको माना गया है वैदिक पीरियड में? सरस्वती रिवर को, ठीक है, सबसे ज़्यादा पवित्र नदी। और हमारे वेदास में सबसे ज़्यादा मेंशन्ड जो रिवर है वो सिंधु, ठीक है। और सिंधु रिवर को हिरण्य रिवर भी कहा गया है, क्यों? क्योंकि जो आर्यंस थे वो इस नदी से सोना निकाला करते थे, ठीक है। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया कि अर्ली वैदिक पीरियड में काउस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, तो जो काउस के चोर हुआ करते थे उनको पनी कहकर बुलाते थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल, ठीक है। और गायत्री मंत्र का जिक्र उसमें से कौन से मंडल में? 3rd मंडल में, ठीक है। और गायत्री मंत्र कौन से देव को डेडिकेटेड है? तो सूर्य का, जो मैंने सावित्री फॉर्म बताया था, सूर्य की पूजा सावित्री रूप में की जाती है, तो गायत्री मंत्र उसको डेडिकेटेड है, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेदा में मेंशन्ड है कि सरस्वती और द्विषादवती जो नदियां हैं, इनके बीच का जो रीजन है उसको बोला था ब्रह्मव्रत ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस आपके नॉर्दर्न इंडिया में पूरे में आ गए थे, तो उन्होंने इसी रीजन को बोल दिया था ब्रह्म ऋषि देश, ठीक है। पहले इसको बोलते थे ब्रह्मव्रत, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इसको बोल दिया ब्रह्म ऋषि देश, ठीक है। उसके बाद जब आर्यंस और फैले तो हिमालयाज और विंध्याज के जो बीच का रीजन था उसको बोला मध्य देश, ठीक है। और इसकी ईस्टर्न बाउंड्री जो थी वो कौन सी नदी थी? गंडक नदी,
जिसको सदानीरा कहा है इन्होंने, ठीक है। और जो नर्मदा नदी है इसको रेवा रिवर के नाम से लिखा हुआ है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। और आर्यव्रत कहते थे होल एरिया अप टू बिहार एंड बंगाल, ठीक है। जितना भी बिहार और बंगाल तक आर्यंस द्वारा ऑक्यूपाइड जो एरिया था उसको ये आर्यव्रत के नाम से जानते थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।